कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ संख्या 3 का हिमालय की बेटियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि हिमालय की बेटियां पाठ संख्या आपका 3 है। बोला कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब क्या होता है बच्चों? जो है बड़े घर की औरतों के बारे में बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, संभ्रांत। तो संभ्रांत महिला की तरह मतलब जो है बोल रहा है कि बड़े घर की लगती थी। ऐसा मतलब जैसे बड़े घर की औरतें जो है अच्छे से रहती हैं, अपने आप को मेंटेन करती है, वैसे जो है लेखक बोल रहा है कि संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। जो इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी यहाँ पे लेखक ने बेटी किसको बोला है? इन नदियों को बोला है। किसको भाई? ये नदियाँ हैं ना आपके सामने, ये नदियाँ जो हिमालय से सीधे निकलती हैं और जाके समतल भूमि में जो है अपना विकराल रूप दिखाती हैं। ठीक है, तो उसको बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि कहाँ ये भागी जा रही हैं। यानी कि जैसे आपको दिख रहा होगा इधर पिक्चर में कि इधर से सीधे वो भागती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यानी वो सीधे हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने के बाद, यहाँ से निकलती हैं तो हिमालय से निकलने के बाद जो है वो कहाँ सीधे भागती हैं, यहाँ पे देखिए। तो वही बोल रहा है अगला कि कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, ससज्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका नीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि लेखक बोल रहे हैं अगर आप जाएं उत्तर में हिमालय के पास तो वहाँ पे केवल शांति ही शांति है, वहाँ पे कोई भी उथल पुथल नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि इन बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन, यानी कि केवल शांति के अलावा उनके पास और रखा ही क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है जो है। समझ गए? बोल रहा है कि सिंधु घाटी। जब हम बात करते हैं भारत में नदियों की तो ये सिंधु और ब्रह्मपुत्रा जैसे ये दो नाम
हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, यमुना आदि, सरयू गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी यहाँ पे लेखक जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं इनको बेटी बोल रहा है और हिमालय को पिता का रूप यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, इस पाठ में हम लोग बात करने वाले हैं दो महान नदी जो है, एक है सिंधु और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहें। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं वीडियो क्लिप इन दो नदियों के बारे में। बने हैं, ना जाने कितनी ही नदियां बनी भी हैं और समय के थपेड़ों में गायब भी हुई हैं। कुछ ही ऐसी जलधाराएं हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही हैं। ऐसी ही एक नदी है जो प्राचीन काल से आज तक अपना सर्वस्व लुटाकर भी करोड़ों प्राणियों को जीवन देती आ रही है। जब धरती के दूसरे हिस्सों में इंसानों ने अभी गुफाओं से बाहर रहना भी ठीक से नहीं सीखा था, इस महान नदी ने दुनिया को पहली मानव सभ्यता दे दी थी। इस नदी ने अपने किनारों पर सैकड़ों राजाओं और बादशाहों को सम्राट बनते भी देखा है और उन्हीं के अपराजेय साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते हुए भी। काल के पटल पर अपनी अलग पहचान छोड़ती, अपने आप में एक इतिहास बनाती, यह है जीवनदायिनी महान सिंधु नदी। सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की कई दूसरी नदियों की ही तरह हिमालय की ही बेटी है। पवित्र मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के नजदीक तिब्बत के पहाड़ों में इस नदी की पहली धारा दिखाई पड़ती है। यहाँ से हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाती हुई यह जलधारा लद्दाख में प्रवेश करती है और यहीं पर इसकी पहली बड़ी सहायक नदी के रूप में जंस्कार नदी आकर मिलती है। इसी तरह से आगे बढ़कर सिंधु अब जम्मू कश्मीर से गुजरती हुई और फिर वहां से इंसानों द्वारा बनाई गई सीमाओं को पूरी तरह से नकार कर जा पहुंचती है पाकिस्तान में। यहाँ पर सिंधु नदी में शिगर और गिलगित जैसी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं तो ऐसा लगता है मानो दिल खोलकर अपनी धरती पर अपनी सीमाओं में इस नदी का स्वागत कर रही हों। इन सहायक नदियों में मुख्यतः काराकोरम और नंगा पर्वत एरिया के बर्फीले ग्लेशियर्स का पानी आता है। ऐसी ही और भी कई छोटी बड़ी नदियों के आकर मिलते रहने से सिंधु का आकार लगातार बढ़ता जाता है। खैबर पख्तूनवा एरिया से निकलकर सिंधु जा पहुंचती है पाकिस्तानी पंजाब के मैदानों में और यहीं पर सिंधु में मिलन होता है पंजाब की 5 बड़ी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब के पानी का। इनके मिलन से सिंधु अब पूरे शबाब में आकर सिंध के मैदानों में बिछ जाती है। इस नदी का उग्र रूप मानसून के समय देखने को मिलता है जब इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर
किलोमीटर तक हो जाती है और इसकी वजह से बाढ़ आने से एक बड़े एरिया में लोग प्रभावित होते हैं। किसी चंचल यमुना की तरह पल खाती मदमस्त सिंधु इसी तरह सिंध के मैदानों में आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे अपनी मंजिल के नजदीक जा पहुंचती है और इसकी मंजिल है अरब सागर, जहां पर यह अनेक छोटे बड़े चैनल्स के रूप में जीवन के अंतिम उद्देश्य का पाठ पढ़ाते हुए समुद्र में हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा जो है कि सिंधु नदी मतलब जो है कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर ब्रह्मपुत्र के बारे में। जो है यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र भी स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कहा कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, तो एक छोटा सा क्लिप है ब्रह्मपुत्र के बारे में, आइए उसको देखते हैं। लंबी नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में बर्फ से पिघलकर निकलने वाली एक ऐसी नदी जो आगे चलकर इतनी ताकतवर हो जाती है कि यह भारत की सब नदियों को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा पानी वाला एक महानदी बन जाता है। भले ही यह नदी विश्व के 10 सबसे लंबी नदियों में ना गिनी जाती हो, लेकिन इसका विशालता की वजह से इसकी तुलना अमेजन और नील जैसी महान नदियों के साथ अक्सर की जाती है। बड़ी से बड़ी इंजीनियरिंग के बदौलत भी आज तक इस नदी पर बांध बना लेना बेहद ही कठिन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली और भारत, बांग्लादेश और चीन के करोड़ों लोगों का जीवनदायिका रूप में विराजमान यह है विशाल, विकराल, अद्भुत ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के साउथ में स्थित मानसरोवर झील से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 5300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चेमायुंगडुंग नामक एक पहाड़ियों में स्थित बर्फीला झरना मौजूद है। भले ही यह देखने में किसी आम ग्लेशियर के पिघलने जैसा मालूम होता हो, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग थामचोक खामबाग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में यह धारा बेहद ही खास है क्योंकि यही ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म स्थान है। जैसे जैसे यह जलधारा तिब्बत की पहाड़ियों से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, इसमें छोटे बड़े पहाड़ियां नाले मिलते जाते हैं और इस तरह से यह एक विशाल नदी का रूप ले लेता है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र को तिब्बती भाषा में सांगपो कहा जाता है। दोस्तों, अपनी 2900 किलोमीटर की समुद्री मिलन की लंबी यात्रा का अधिकतर हिस्सा ब्रह्मपुत्र इसी सांगपो नदी के रूप में तिब्बत की खूबसूरत पहाड़ों से बलखलाती हुई गुजरती है। लगभग 1800 किलोमीटर तिब्बत में चलने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री से पहले सांगपो हिमालय की पहाड़ियों की घाटी में एक गहरे घोड़े नाल के आकार का तीखा मोड़ बनाता है। यह वही जगह है जहां चीन द्वारा विशाल डैम बनाने का धमकी दिया जाता है। दोस्तों, अगर इस जगह पर चीन डैम बना लेता है तो इससे पूरी तरह बांग्लादेश और भारत को ही प्रभावित करेगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इस नदी का नाम सांगपो से बदलकर दिहांग हो जाता है। साथ ही यह दिहांग नदी लोहित जैसी नदी से मिलकर ब्रह्मपुत्र, असम और वहां
से निकलकर पहुंचती है बांग्लादेश में, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में एंट्री के बाद ही यह मिल जाती है पद्मा नदी से, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इन दोनों विशाल नदियों से बनी मेघना नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। इस तरह से ब्रह्मपुत्र का महान यात्रा अपनी उद्देश्य को प्राप्त करती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में 5 देशों का भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के जमीन का पानी आकर मिलता है और इसी पानी पर इन देशों के करोड़ों लोगों का एवं किसान के लिए यह नदी किसी जीवन दायिका से कम नहीं है। इस नदी का पानी का सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को मिलता है, जो कि किसी वरदान से कम नहीं है और वह तेजी से बहती हुई बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को अहम योगदान देती है। साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट, पर्यटन से लेकर वनों एवं यूनिक इकोसिस्टम के चलते ही यह नदी इन देशों को अर्थव्यवस्था को एक सहारा देती है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार केवल ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से अकेले भारत में ही 12,000 मेगावाट बिजली पैदा किया जा सकता है, जो कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही के वर्षों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट नदी के किनारों में लगाया गया है और कुछ पर आज भी काम लगातार चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यदि देशों के आधार पर इस नदी को विभाजित किया जाए तो तिब्बत में इसकी लंबाई 1625 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 918 किलोमीटर है तथा बांग्लादेश में 363 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, साथ ही ब्रह्मपुत्र 4000 फीट की ऊंचाई पर बहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रवाह है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 124 फीट है तथा अधिकतम गहराई 380 फीट आंकी गई है। अपनी असीम ताकत और अपनी विशाल आकार के कारण ही शायद ब्रह्मपुत्र दुनिया का एकमात्र नदियों में से एक है जिसका मेल नाम है, अन्यथा ज्यादातर भारतीय नदियों के नाम फीमेल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र अपने साथ इतना पानी बहाता है कि यह कुछ जगहों में इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है, जिस वजह से इस नदी को चलता फिरता एक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस नदी का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस नदी की शुरुआती दौर में इसकी चारों तरफ भूरी पहाड़ियां और सूखी पहाड़ियां ही नजर आती है। दोस्तों, तिब्बत के पठारी इलाकों में कम बारिश होने के कारण यहाँ जीवन का पनप पाना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़कर हिमालय की मुख्य घाटियों में प्रवेश करती है, इस नदी के आसपास पहाड़ों का रंग भी बदलकर हरा भरा हो जाता है और यह जल्दी ही घने वर्षावनों में बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र के घाटियों के जंगलों में जंगली जानवर एवं पेड़ पौधों की बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती है और कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियों भी पाई जाती है जिनका दुनिया में और कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित विश्वविख्यात आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसी फेमस नेशनल पार्कों में से एक है। यहाँ का एक सींग वाला भारतीय गेंडा यानी कि राइनो, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के जंगलों में कई ऐसी औषधि के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि बेहद ही खास है। इसके अलावा जब यह नदी गंगा के साथ मेघना के रूप में समुद्र में जाकर मिलती है तो वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जो कि इतना विशाल और पेड़ पौधों से भरा हुआ है तो उसे एक अलग ही जंगल के नाम से यानी कि सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सुंदरवन को दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन की कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, सुंदरवन तो आपने बच्चों देखा ये दो प्रमुख नदियों के बारे में जो है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो है बोल रहे हैं कि जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, यानी जो वहाँ पे है उसके लिए भले न इसका मतलब इसकी सुंदरता उसको समझ में न आए, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती।
भाई जो पर डे दिख रहा है, जो हर दिन दिख रहा है, उसको कोई समझ में नहीं आएगा फ़र्क जो है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये इनका पहाड़ी पे जब ये चलती हैं तो इनका रूप अलग होता है, और जब ये मैदान में निकलती हैं तो इनका रूप अलग होता है। ठीक है, बोल रहा है कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देना जाना, यानी तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, यानी कुछ कहानी उनको दिमाग में आ गई जो है कि कालिदास ने विरही यक्ष से अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, क्योंकि तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इनको नदियों को देखने के बाद उनको समझ में आई जो है। बोल रहे कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। बोल रहे हैं कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, वो है बहन का स्थान। कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग मतलब तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, यानी कि थोड़ा सा थकावट हो गई थी महसूस। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, और थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, यानी कि जैसे ही वो थके हारे थे, उन्होंने अपना पैर नदी में डाला और बैठ गए, और पानी की शीतलता से उनका मन और मस्तिष्क इतना ठंडा हो गया, इतना मतलब कि अच्छा हो गया जो है कि उनको कुछ गुनगुनाने का मन हुआ। तो उन्होंने कुछ गाना गुनगुनाया। क्या है वो, आइए देखते हैं। वो बोलते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। यानी वो सतलज नदी को अपनी बहन के रूप में देख रहे हैं और उनकी जयकार बोल रहे हैं कि जय हो सतलज नदी, आपकी कृपा हुई, यानी आपके ऐसे जल से अगर मेरा मन मस्तिष्क ताज़ा हो सकता है, यानी कि तुम कितने को ताज़ा मतलब करती हो। यानी कि लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, अचिंतित पर चुपचाप हिमालय। चिंतित है लेकिन वहाँ पर चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी कि हे हिमालय की बेटी, और अपने को मान रहा है बहन उसको जो है कि हे बहन तुम्हारी जो लीला है बहुत अपरंपार है। हिमालय भी कुछ चाहता है बोलना, लेकिन चुपचाप वो खड़ा है। और इस प्राकृतिक नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारा, यानी कि इस धरती पर हिमालय जो है एक प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है, तुम्हारी हे सतलज बहन तुम्हारे जय जयकार हो। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक और आज का ये क्लास। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।